तो देख रहे हैं, इसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से। ये बात क्लियर है हमारी कि डिप्लॉयड में हमेशा फीमेल्स बनेंगे। बट एक क्वेश्चन और माइंड में आता है, डिप्लॉयड कैसे बन रहे हैं? तो डिप्लॉयड कैसे बन रहे हैं उसको हम देखेंगे। पहला प्रोसेस तो है देखो, सीधी सी बात है, पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है एक पेरेंट का इन्वॉल्व होना। एक पेरेंट अगर इन्वॉल्व होगा तो मियोसिस भी हुआ होगा, मियोसिस होगा तब भी गैमीट बना होगा, गैमीट बना होगा तो गैमीट हमेशा एन ही बनेगा। लेकिन जब मियोसिस ही नहीं होगा, मियोसिस को ही हम कैंसिल कर दें। सपोज मैं बात कर रही हूँ, मियोसिस क्या कर रहा है, 2n से n में बदल रहा है, लेकिन मियोसिस वाला स्टेप ही नहीं हो रहा। एमियोटिक मीन्स मियोसिस का एब्सेंट होना। तो जब मियोसिस का स्टेप ही नहीं हो रहा है, मियोसिस अगर एब्सेंट है, राइट, तो मियोसिस की अनुपस्थिति में 2n n में नहीं बदलेगा। प्रोसेस क्या रहेगा, 2n के 2n ही रहेंगे। यानी कि डिप्लॉयड अगर गैमीट है तो गैमीट के साथ साथ ऑर्गेनिज्म भी डिप्लॉयड ही रहेगा। तो सेम चीज़ यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि अगर मियोसिस नहीं है, मियोटिक नहीं है, एमियोटिक है, मियोसिस इज एब्सेंट इफ, तो सीधी सी बात, मियोसिस एब्सेंट है तो 2n के 2n रहेंगे और ऑर्गेनिज्म कैसा बन जाएगा, डिप्लॉय। तो एक रीज़न हमने दिया मियोसिस के एब्सेंट होने का, मियोसिस इज एब्सेंट एंड एज अ रिजल्ट डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। दूसरा रीज़न कि मियोसिस होते हुए भी डिप्लॉयड कैसे होगा, क्योंकि मैंने बोला 2n से अगर मियोसिस हो रहा है n में बदल जाएगा, तो ये डिप्लॉयड कैसे हुआ, इसके पीछे मियोटिक होते हुए भी डिप्लॉयड कैसे है। तो मियोटिक थैलीटॉकी होती है, इसके पीछे भी दो रीज़न होते हैं। एक होता है रेस्टिट्यूशन, दूसरा होता है ऑटो फर्टिलाइजेशन। चलो इसको देखेंगे। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेस्टिट्यूशन में एग्जाम्पल आता है लेपिडोप्टेरा, जिसमें बटरफ्लाइज आती हैं। तो लेपिडोप्टेरन्स जो भी हैं वो सारे रेस्टिट्यूशन में आएंगे। ऑटो फर्टिलाइजेशन में एस्टेमिया आता है, राइट। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं दोनों प्रोसेसेस के। अब मैं बोल रही हूँ कि मियोसिस होते हुए भी कैसे ये ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉयड हैं, तो इसी को देखेंगे। डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड के साथ साथ मियोसिस भी हो रहा है, और मियोसिस के साथ साथ दो प्रोसेसेस की वजह से ऐसा है कि मियोसिस की वजह से भी डिप्लॉयड है। यानी कि एक प्रोसेस हो गया रेस्टिट्यूशन, एक प्रोसेस हो गया ऑटो फर्टिलाइजेशन। दोनों के बीच का डिफरेंस देखना बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। मियोसिस हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट हो रहा है। मियोसिस फर्स्ट होते हुए रेस्टिट्यूशन है, प्रत्यार्पण, इसे हिंदी में आप बोलते हो प्रत्यार्पण। यानी कि रेस्टिट्यूशन है, यानी कि ये मियोसिस जो है वो रेस्ट स्टेज में जाएगा। तो क्या होगा, कोई एक स्टेज ऐसी है जो रेस्ट स्टेज में चली जाएगी। यानी कि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ। मियोसिस फर्स्ट में आपको पता है लेप्टोटीन होता है,
सॉरी प्रोफेज फर्स्ट होता है, और प्रोफेज फर्स्ट में आपको पता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस होता है। वहीं आगे बात करूँगी, प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज फर्स्ट, इसके बाद एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ये सारे प्रोसेसेस होंगे। नाउ एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में अराइज होता है कि ये सब कुछ तो हो गया, सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, मियोसिस भी हो रहा है, बट स्टिल रेस्टिट्यूशन की कंडीशन आ रही है, प्रत्यार्पण की कंडीशन आ रही है। तो इस कंडीशन में मैं बात करती हूँ साइटोकाइनेसिस जो होता है, जिसे आप बोलते हो कोशिका द्रव्य विभाजन, ये नहीं हो पाता, क्योंकि साइटोकाइनेसिस होगा तभी तो सेल्स दो में डिवाइड हो पाएंगी और दोनों एन में बदल पाएंगी। पर जब साइटोकाइनेसिस ही नहीं हो रहा है तो कोशिका विभाजित ही नहीं हो रही, सब कुछ विभाजित हुआ बट कोशिका ही विभाजित नहीं हुई, तो ये 2n ही रह जाएगा। भले न्यूक्लियस अंदर कुछ भी हुआ, ये सारा न्यूक्लियस में चेंज हो रहा था, क्रोमोसोम में चेंज हो रहा था, गुणसूत्र में चेंज हो रहा था, बट जब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ तो सेल्स कैसे डिवाइड होंगी, तो ये सेल कैसी रह जाएगी 2n। और अब जब सेल 2n रह गई तो इस सेल से क्या आगे मियोसिस सेकंड चलेगा, और मियोसिस सेकंड माइटोसिस जैसा होता है, जैसी सेल वैसी की वैसी सेल्स इसने बना देनी है, जैसी सेल्स वैसी की वैसी सेम सेल्स ये बनाएगा, सेम बना दिया। क्या हुआ, किसको रेस्ट मिला, साइटोकाइनेसिस को। ये हुआ ही नहीं, मियोसिस हो रहा है पर एक स्टेप स्किप होने की वजह से इतना बड़ा ब्लंडर हो गया है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ही बनेगा, क्योंकि पेरेंट एक ही इन्वॉल्व है तो डिप्लॉयड ही बनेगा। वहीं ऑटो फर्टिलाइजेशन को आप बोलते हो स्वनिषेचन, कि सब कुछ हुआ, बात कहाँ करनी है अपन को, फीमेल में सब कुछ हुआ, सब कुछ मीन्स मियोसिस कंप्लीट हुआ, प्राइमरी oocyte था, सेकेंडरी oocyte बना, पोलर बॉडी बनी, नेक्स्ट स्टेप में मियोसिस सेकेंड भी हुआ, ओवम भी बना, पोलर बॉडी भी बनी, इससे भी पोलर बॉडी बनी। ठीक है, ठीक बात है। बट नाउ एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि जब सेकेंडरी oocyte बन रहा है, यहाँ मियोसिस फर्स्ट हुआ, यहाँ मियोसिस सेकेंड, सारे कैसे बन रहे हैं एन। अब बताओ कैसे डिप्लॉयड हुआ, कैसे द्विगुणित हुआ, कैसे 2n क्रोमोसोम्स मिले, तो सीधी सी बात स्वनिषेचन हुआ, ऑटो फर्टिलाइजेशन हुआ। ऑटो फर्टिलाइजेशन के कारण ओवम और किसी भी एक पोलर बॉडी से फ्यूज़ हो गए, ये फ्यूज़ होते ही कैसा स्ट्रक्चर बन गया, इनमें फ्यूजन हो गया, इनमें फ्यूजन होने के कारण स्ट्रक्चर कैसा बन गया, डिप्लॉयड बन गया, द्विगुणित बन गया। और स्ट्रक्चर द्विगुणित बनने के कारण, स्ट्रक्चर जब द्विगुणित बन रहा है तो सीधी सी बात फीमेल बन रही है, ऑर्गेनिज्म फीमेल है जो बनेगा, पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा बन रहा है। तो बात यहाँ पे हमने यही की थी कि नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक साइकिल के अकॉर्डिंग, एक क्रोमोसोम के अनुसार। साइकिल दो पार्ट में डिवाइड होती है, साइक्लिक और कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। साइक्लिक है तो एक बार पार्थेनोजेनेसिस, एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साइकिल चल रही है। वहाँ पर बात कर रही हूँ मैं, पार्थेनोजेनेसिस हो रहे बहुत सारे, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट सेकेंड टाइप कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस ही चल रहा है, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, पार्थेनोजेनेसिस 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 एंड पार्थेनोजेनेसिस। सो सेकेंड टाइप क्रोमोसोम्स के बेसिस पर एरेनोटॉकस, थैलीटॉकस। एरेनोटॉकस क्यों होंगे, हैप्लॉइड क्यों होंगे, मेल्स क्यों होंगे, पता है। डिप्लॉइड क्यों होंगे, थैलीटॉकस क्यों होंगे, पता है। एमियोटिक होगा या तो मियोसिस नहीं होगा या फिर मियोसिस होगा। मियोसिस अगर हो रहा है तो रेस्टिट्यूशन या फिर ऑटो फर्टिलाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनिजम्स ऐसे ही बनेंगे। नाउ नेक्स्ट टाइप पे आएंगे।
आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। कृत्रिम पार्थेनोजेनेसिस भी नाम देते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, अपने आप नहीं हो रहा है, हम करवा रहे हैं। स्पॉन्टेनियस नहीं है, अपने आप नहीं हो रहा है। एंड क्योंकि स्पॉन्टेनियस नहीं होने के कारण इसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस भी बोल सकते हैं और लेबोरेटरी में करवाया जाता है। ठीक है, लेबोरेटरी में करवाया जा रहा है, लैब्स में करवाया जा रहा है, हम करवा रहे हैं, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, कृत्रिम। राइट, अब आर्टिफिशियल में जो भी फैक्टर्स को हम यूज़ करेंगे, जो भी कारकों को, फैक्टर्स को हम यूज़ करेंगे, उन्हीं फैक्टर्स को यहाँ देखेंगे कि उनकी वजह से आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस हो पा रहा है। ठीक बात। अब देखा सबसे पहला फैक्टर जिसकी वजह से पार्थेनोजेनेसिस करवा सकते हैं हम, वो हो जाएंगे फिजिकल फैक्टर्स, या आप बोल सकते हो भौतिक कारक। दूसरी बात करूँगी जिनकी वजह से पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है, केमिकल फैक्टर्स, रासायनिक कारक। और तीसरी बात करूँगी जिनकी वजह से पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है, फिजिकल, भौतिक, केमिकल, रासायनिक, और तीसरा आ जाएगा मैकेनिकल या फिर यांत्रिक कारक। सिंपल से एक बात आई यहाँ पर, भौतिक कारक वे कारक होते हैं जिनसे फिजिकली इन्वायरमेंट में चेंज आएगा। तो एनवायरमेंट में चेंज आएगा तो ये क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वातावरणीय कारक भी हो सकते हैं। और जब वातावरणीय कारक की बात कर रही हूँ तो क्या यहाँ पर टेम्परेचर भी आ सकता है। टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर में चेंज किया, क्या इंड्यूस हुआ, पार्थेनोजेनेसिस। पीएच में चेंज किया, क्या इंड्यूस हुआ, पार्थेनोजेनेसिस। यूवी रेज दी, क्या हो गया, अनिषेक जनन। एक्स रेज दी, क्या हो गया, अनिषेक जनन। इंफ्रारेड रेज दी, क्या हो गया, अनिषेक जनन। तो ये सारे टेम्परेचर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाएंगे। राइट, अब क्योंकि हम सामान्य जो एनवायरनमेंट है उससे चेंज करेंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे, कम करेंगे किसी भी फैक्टर को, कारक को, तो चेंज आएंगे और चेंज के कारण पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है। दूसरी बात करूँगी मैं केमिकल फैक्टर्स की। केमिकल फैक्टर्स को हम रासायनिक कारक भी बोलते हैं, और रासायनिक कारक जो हैं, केमिकल फैक्टर्स जो होते हैं, वो सीधी सी बात, सिंपल सी बात, केमिकल फैक्टर्स में केमिकल्स आएंगे, रसायन आएंगे। और रसायन की मैं अगर बात कर रही हूँ तो इसमें आ सकते हैं एसिड्स, यानी कि पीएच को बढ़ाने वाले, बेसिक करने वाले एसिड्स, और बेसेस आ सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ और क्या आ सकता है केमिकल फैक्टर्स में, सारे केमिकल्स। आप सैलिसिलिक एसिड बोलो, आप लैक्टिक एसिड बोलो, आप ग्लूकोज बोलो, ग्लूकोज भी काम करेगा उसकी तरह। आप सॉल्ट्स बोलो सारे, आप कार्बोनेट्स बोलो सारे, जितने भी कार्बोनेट्स हैं उनको बोलो। आप हाइड्रेट्स बोलो सारे, जितने भी हाइड्रेट्स हैं। आप बेंजीन बोलो, आप एल्कोहल बोलो, आप इथेनॉल बोलो, आप क्लोरोफॉर्म बोलो, आप ईथर बोलो, आप जितने भी केमिकल्स हैं वो बोलो, उनकी वजह से चेंज आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है। परिवर्तन आएगा तो अनिषेक जनन भी होगा। लास्टली बात करूँगी मैकेनिकल फैक्टर्स की, जिसको आप बोलते हो
यांत्रिक कारक। मैकेनिकल फैक्टर्स यांत्रिक कारक में दो ही आएंगे, एक आ जाएगा इसके अंदर शेकिंग, कि हमने एग लिया, एग को शेक कर दिया। सब बनाते हैं शेक, बनाना शेक, पपाया शेक। शेक कर देना मीन्स पूरा मिक्स कर देना। यहाँ पे भी एग को लिया, शेक कर दिया, उसके अंदर हमने फर्टिलाइजेशन को तो रोक दिया, लेकिन किसको प्रमोट कर रहे हैं हम? अनिषेक जनन को प्रमोट कर रहे हैं, पार्थेनोजेनेसिस को प्रमोट कर रहे हैं। अब शेकिंग के अलावा निडल से, सुई से प्रिकिंग, निडल से प्रिक करना भी इसके अंदर आता है, कि हमने एग लिया, एग में सुई से निडल से प्रिक किया। प्रिक करने के कारण क्या हुआ? हमने उसका एनवायरनमेंट चेंज किया। एनवायरनमेंट चेंज करने के कारण उसके अंदर अब क्या इंड्यूस हो रहा है? पार्थेनोजेनेसिस। अब क्या इंड्यूस हो रहा है? अनिषेक जनन इसके अंदर इंड्यूस होगा। सो ये बात हुई 3 फैक्टर्स की। अब लास्ट टाइप जो हमारा आता है वो आ जाएगा यहाँ पर स्पेशल टाइप, क्योंकि स्पेशल टाइप का पार्थेनोजेनेसिस है तो स्पेशल टाइप में कुछ स्पेशल देखने को भी मिलेगा। देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। स्पेशल टाइप को गाइनोजीनोट भी कहा जाता है, गाइनोजीनोट भी कहा जाता है। और गाइनोजीनोट एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकता है निमेटोड्स में, और निमेटोड्स के साथ साथ अर्थवॉर्म, फेरेटिमा, पोस्थ्यूमा में, इसमें ये देखने को मिल सकता है। क्योंकि गाइनोजीनोट है, स्पेशल टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस है, तो यहाँ पर क्या होता है? हम शुक्राणु को एंटर करवाते हैं और फ्यूज़न जब हो रहा है शुक्राणु को, जैसे हमने इससे कांटेक्ट करवाया, कांटेक्ट करवाते ये हमारा ओवा है, ये हमारा शुक्राणु है, स्पर्म है। क्या होगा? कांटेक्ट करवाते ये सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा हमारा। क्या एक्टिव हो जाएगा? ओवा। ओवा एक्टिव हुआ, सक्रिय हुआ, तो सक्रिय होते ही क्या करेगा? आगे जाकर जाइगोट बनाएगा सक्रिय होते। तो हम यहाँ क्या करते हैं? शुक्राणु को ओवा के कांटेक्ट में लाते हैं, संपर्क में लाते हैं, संपर्क स्थापित करते ही क्या होगा? यहाँ पर ये एक्टिव हुआ, ये सक्रिय हुआ और हमने स्पर्म को हटा लिया। हमें इसके न्यूक्लियस से इसका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं कराना है, हमें सिर्फ ओवा को सक्रियन देना है, एक्टिवेशन देना है, ताकि एक बार एक्टिवेट होते आगे जाकर ये डिविजन्स करने लग जाए, आगे जाकर ये अपने प्रोसेस को करे और ऑर्गेनिज्म फॉर्म करे। सो सीधी सी बात, क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, तो इसका जो आने वाला न्यूक्लियस है वो हमें इसके न्यूक्लियस से फ्यूज़ करवाने से रोकना है। सिर्फ काम क्या करना है? एग को एक्टिवेट करना। और ये उस कंडीशन में हम करवा सकते हैं जब हम अर्थवॉर्म का ओवा लें और स्पर्म किसी और स्पीशीज़ का, सी अर्चिन का ले रहे हैं, तो सीधे से कांटेक्ट करवाएंगे लेबोरेटरी में। स्पेशल टाइप है, आर्टिफिशियल का ही एक पार्ट है, जो हम लेबोरेटरी में करवा रहे हैं उसका एक पार्ट है। तो स्पर्म हमने लिया किसी और का, सी अर्चिन का ले लिया सपोज, तो सी अर्चिन का जब मैंने स्पर्म लिया, इसके ओवा से फ्यूज़ करवाया, तो एक्टिवेशन करवा सकते हैं। फ्यूजन ऑटोमेटिकली नहीं होगा, हम हटाएंगे तो फ्यूजन नहीं होगा। और हम ये भी जानते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, तो फ्यूजन को रोकेगा वो।
ठीक है, तो हमने ऐसा किया, अलग अलग स्पीशीज़ के लिए एक्टिवेट करवाया और इसे एक्टिवेट करवा के डेवलप करवाया, डेवलपमेंट के लिए प्रमोट कर रहे हैं हम। तो इस टाइप के पार्थेनोजेनेसिस से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो गाइनोजीनोट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हो गया गाइनोजीनोट, राइट। गाइनोजीनोट यानी कि सिर्फ गाइनो मीन्स फीमेल पार्ट इन्वॉल्व है, या गाइनोजीनोट ना बोल के गाइनोजेनेसिस भी बोल सकते हो कि सिर्फ फीमेल के पार्ट से ही ऑर्गेनिज्म बन रहा है या जाइगोट बन रहा है। गाइनो फीमेल पार्ट, सिर्फ फीमेल पार्ट से ही ऑर्गेनिज्म बन रहा है, मेल पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ एक्टिवेशन करने के लिए ले रहे हैं हम यूज़ में, उसे भी हटा दे रहे हैं कि न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, राइट। तो ऐसा स्पेशल टाइप का पार्थेनोजेनेसिस करवा सकते हैं आर्टिफिशियली। जनरली इन नेचर ये प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा। अब आ जाएं नेक्स्ट पे। तीन टाइप के पार्थेनोजेनेसिस देख लिए हमने। अब बात आती है एडवांटेजेस, या एडवांटेजेस की बात मत करो, चलो सिग्निफिकेंस की बात करो। सिग्निफिकेंस की बात आती है, महत्व की बात आती है कि इसका क्या महत्व है। महत्व को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आ जाएगा एडवांटेजेस, दूसरा आ जाएगा डिसएडवांटेजेस। ठीक है, महत्व में दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं कि क्या इसके फायदे, क्या इसके नुकसान। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सीधी सी बात, सबसे पहले बात करेंगे हम एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस की जब मैं बात करती हूँ तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये एक तरीका है रिप्रोडक्शन का जिससे जंतुओं का निर्माण होता है। तो एक मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन आप बोल सकते हो, एक वे ऑफ रिप्रोडक्शन बोल सकते हो जिसके द्वारा जंतु निर्मित होते हैं। सो वे ऑफ रिप्रोडक्शन है या फिर रिप्रोडक्शन का तरीका। सेकंड बात करूँगी, इस प्रक्रिया में एनर्जी वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं है, ऊर्जा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती। एनर्जी वेस्टेज रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ऊर्जा का वेस्टेज नहीं होता है। ऊर्जा का वेस्टेज क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन्हें अपने मेटिंग पार्टनर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एक अकेला ऑर्गेनिज्म मिलकर निर्माण कर रहा है, एक अकेला ऑर्गेनिज्म ही काफ़ी है ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। नो फर्टिलाइजेशन, तो वहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन, ऊर्जा वेस्ट नहीं होगी। ढूंढने में, सर्च करने में एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। नाउ क्योंकि यहाँ पे जितने भी एडवांटेजियस कैरेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, तो एडवांटेजियस कैरेक्टर्स जो हैं उन्हें प्रमोट किया जाता है, उन्हें बढ़ाया जाता है, उन्हें नेक्स्ट जनरेशन में भेजा जाता है। उन्हें एंकरेज किया जाता है, ये भी तो बोल सकते हैं हम, एंकरेज किया जाता है। नेक्स्ट बात करूंगी, क्योंकि एडवांटेजेस कैरेक्टर्स को एंकरेज किया जा रहा है, तो डिसएडवांटेजेस कैरेक्टर जो होंगे उनको एलिमिनेट किया जाता है, उनको हटाया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है। जितना हो सके डिसएडवांटेजेस कैरेक्टर्स को कम किया जाएगा। इसके साथ साथ हाई रेट होती है ये ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने की। इससे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, जल्दी प्रोड्यूस हो सकते हैं। रैपिड मल्टीप्लिकेशन है, बहुत फास्ट डिवीजन है, रैपिड है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। इसके साथ साथ
जो भी वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस का मतलब क्या समझते हो आप? जो भी विभिन्नताएं हैं वो हट रही हैं, कम होने का मतलब है हट रही हैं, विभिन्नताएं रिमूव हो रही हैं, क्योंकि एक तरह के क्लोन बन रहे हैं, क्लोन निर्मित हो रहे हैं। और जब क्लोन बनेंगे तो सीधी सी बात है विभिन्नताएं रिमूव हो जाएंगी, हट जाएंगी। ठीक है, विभिन्नताएं हट रही। इसके अलावा इसमें पॉलीप्लॉइड्स का भी निर्माण होता है। पॉलीप्लॉइड्स बहुगुण जो होते हैं, बहुगुणित होते हैं ऑर्गेनिजम्स, पॉलीप्लॉइड्स भी बन सकते हैं। पॉलीप्लॉइड्स का भी निर्माण हो सकता है, क्योंकि हमने अभी तक डिप्लॉइड पढ़े, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू पॉलीप्लॉइड्स बन सकते हैं, ये देखा गया है। और इसके अलावा पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा हम लिंग निर्धारण कर सकते हैं, सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर हेप्लॉइड है तो मेल्स होंगे, डिप्लॉइड है क्रोमोसोम्स, 2 सेट हैं क्रोमोसोम्स के तो फीमेल्स होंगे, तो सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, सेक्स का डिटर्मिनेशन हो सकता है। प्लस इसी के साथ साथ जब हम हाइब्रिड्स की बात करते हैं तो हाइब्रिड्स की कंडीशन में लैंगिक जनन हो ही नहीं सकता है। हम बोलते हैं हाइब्रिड्स अगर बन रहे हैं तो हाइब्रिड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हो सकता है पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा हाइब्रिड्स अपने प्रोजेनीज को बना लें, पर मेन जो एडवांटेजेस हैं यही रहेंगे। लास्ट बात करूँगी डिसएडवांटेजेस की। विभिन्नताएं नहीं आती, ये इसका एक डिसएडवांटेज भी, यानी कि इनके अंदर अडेप्ट होने की पावर नहीं है, अडेप्ट नहीं हो सकते ये। अडेप्ट मतलब अनुकूलन नहीं होता, सारे एक जैसे हैं तो अडेप्टिंग पावर नहीं है। अडेप्टिंग पावर नहीं है तो एक एनवायरनमेंट में चेंज आया और वो अगर उनके किसी भी जीन के लिए हार्मफुल होगा, हानिकारक होगा, तो सारे के सारे जंतु जो है वो मर जाएंगे। तो अडेप्टिंग पावर नहीं है और इसी के साथ साथ इनकी पॉपुलेशन का बहुत जल्दी लॉस हो सकता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है। एक छोटे से छोटा चेंज भी एनवायरनमेंट में, एक स्मॉल से स्मॉल परिवर्तन भी होगा, एक स्मॉल से स्मॉल चेंज भी होगा, वो भी क्या करेगा, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को लेकर डूब सकता है। पूरी की पूरी पॉपुलेशन इसकी वजह से ख़त्म हो सकती है। दूसरी चीज़, इससे न्यू ऑर्गेनिजम्स का निर्माण नहीं होता है, नए जो बोलते हैं हम नए जीन्स फॉर्म नहीं होते हैं, न्यू जीन्स बोल सकते हो, चलो न्यू जीन्स की वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी, नए जीन्स देखने को नहीं मिलेंगे। प्लस न्यू जीन्स नहीं मिल रहे हैं तो वैरायटी भी देखने को नहीं मिलेगी, विभिन्नता भी देखने को नहीं मिलेगी। और विभिन्नता नहीं मिल रही तो सारे एक जैसे, और सारे एक जैसे मतलब एक चेंज, पूरी की पूरी पॉपुलेशन ख़त्म, फिनिश। सेम चीज़ कोरोना वायरस की हमने देखी, हमारे सबके जीन्स अलग अलग थे, वैरायटी थी, पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा नहीं बने, हम फर्टिलाइजेशन के थ्रू बने हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जीन्स में वैरायटी होने के कारण सबके ऊपर अलग अलग रिएक्शन था, सबकी इम्यूनिटी पावर के ऊपर अलग अलग रिएक्शन था, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बच गए। अगर हम सारे एक जैसे होते, सारे एक साथ चले जाते, सबके ऊपर एक जैसा चेंज आता, सबके ऊपर एक जैसा चेंज आने की वजह से सब फिनिश, डेथ की तरफ जा सकते थे। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस आते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। इनको आप प्रॉस एंड कॉन्स भी बोल सकते हो, ठीक है, मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बोल सकते हो, ये किसी भी फॉर्म में आप पे क्वेश्चन आ सकता है। मेरिट्स डीमेरिट्स बोलो, प्रॉस कॉन्स बोलो, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बोलो, या फिर सिग्निफिकेंस बोलो, बात एक। ओके, थैंक यू क्लास, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड पार्थेनोजेनेसिस टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।